नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं कांग्रेस के संदर्भ में कल जो मैंने बात की थी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि कांग्रेस की जो शुरू से नीति रही वो कि सेंट्रल का राजनीति, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं कल बोला था कि वो सेंट्रल की राजनीति करती हुई दिखती थी और एक मध्यम मार्ग लेकर के वो चलने का प्रयास करती थी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस सत्ता में आई और भारत की आज़ादी के बाद सत्ता में आई और जैसे जैसे आगे बढ़ी, वो ना सेंट्रल भी पूरी तरह से सेंट्रल भी नहीं रही। वो थोड़ा लेफ्ट और थोड़ा राइट की तरफ समय समय पर झुकाव दिखाती रही थी। ये जो पूरा दिखा रहा है वो जो कहें कि उनका अपनी कोई थॉट नहीं दिखती थी, वो एक तुष्टीकरण की नीति दिखती थी। और जो जिस तरीके से उन्होंने महाराजा हरि सिंह आकर के जम्मू कश्मीर को सौंप रहे थे, उसके बाद जो नेहरू जी की जो नीति रही है जम्मू कश्मीर, जो बाद में विवाद बना और वो आज एक भारत के लिए नासूर बना हुआ है, वही 370 को लेकर के आज इतनी सारी विवादें हुई है, वही कांग्रेस उस 370 के रिमूवल के लिए विरोध कर रही है। ये क्या दिखाता है? ये हर एक भारतीय को समझने की चीज़ है कि कांग्रेस की राजनीति कहाँ पर रही है। उसके कांग्रेस बनने से लेकर के अब तक कांग्रेस जो बनी थी एक संभ्रांत वर्ग के लोग अपने हितों की रक्षा के लिए, सत्ता की हिस्सेदारी के लिए, और कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी, इवन गांधी जी भी कभी नहीं चाहते थे पूर्ण स्वराज। वो एक सत्ता में हिस्सेदारी मांगते थे, बस अंग्रेज रहे लेकिन हमारी सत्ता में हिस्सेदारी रहे। तो ये कांग्रेस की शुरू से ही नीति वो सत्ता के पक्ष में रही है। अब देखें बाल गंगाधर तिलक, जो लाल बाल पाल के जो एक मंडली आई, जो बाद में गरम दल कहा गया। ये गरम दल इसलिए कहा गया कि हमेशा जो संभ्रांत एक वर्ग था वो एक खांचे में डाल करके भारत के लोगों को देखते थे, क्योंकि जो भी संभ्रांत वर्ग हैं वो गुलामी में उनको तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से एक इलाका दे दिया जाता था, वहाँ से जो भी टैक्सेस कलेक्शन आते थे उसमें शेयरिंग होती थी, उनका तो कुछ चलता नहीं था। लेकिन अपनी रुतबा और ये लोग उनको पास आएंगे, गिराएंगे, मांगेंगे, ये स्थिति जो थी, तो उससे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन उनकी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी और वही हिस्सेदारी के लिए उन्होंने कांग्रेस का गठन किया। और कांग्रेस के गठन और कार्यकाल, हम बाल गंगाधर तिलक जो पूर्ण स्वराज की बात की, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो तो बाद में आए, हम सरदार पटेल भी आए तो उनका भी देखिए टोटल वो फोकस, चाहे राजेंद्र बाबू का फोकस हो, बाद में गांधी जी जन आंदोलन के साथ जुड़े, लेकिन वो ओवरऑल उनका हम देखें 1947 तक 40 से पहले की जो राजनीति है उनकी, वो क्या थी उसको समझने का प्रयास करें। गांधी जी नो डाउट एक जन आंदोलन, एक जन नेता के रूप में उभरे और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं दिख रहा था कि वो पूर्ण स्वराज की बात करते थे। अहिंसा उनका एक परम धर्म रहा है, लेकिन इर्द गिर्द वो कहा जाए कि अंग्रेजों के ही इर्द गिर्द और रहा, और नेहरू जी ज़्यादातर वो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहे, और जो उनका शासन का तौर तरीका था टोटल पूर्णतः अंग्रेजी ही व्यवस्था थी। आज़ादी के बाद जो शिक्षा व्यवस्था हो अंग्रेजों की ही शिक्षा व्यवस्था रही। बहुत सारी व्यवस्था है आज़ादी में, केवल मैं जहाँ तक समझता हूँ एक सत्ता के हस्तांतरण है। आज भी हम पक्ष है न परोक्ष रूप से उन्हीं के देख रेख में काम कर रहे हैं। देखिए आज़ाद हुआ तो देश का कौन था सर्वे सर्वा? माउंटबेटन क्यों इतने दिन तक रहे? हमारे नौसेना के अध्यक्ष कौन था? वायुसेना का अध्यक्ष कौन था? थल सेना का अध्यक्ष कौन था? ये 55-56 के बाद ये सारी चीज़ें खत्म हुई, तो वो कहीं न प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करते रहे। और जैसे जैसे वो बाहर के जो अंग्रेजों का यहाँ हमारे शासन प्रशासन पे पकड़ ढीली होती गई, वैसे वैसे सत्ता में जो एक निरंकुशता जो है वो देखने को मिलने लगी। और ज़्यादातर कांग्रेसी नेता एक परिवार के ध्रुव के तरफ सिमटते हुए दिखे। जब आप पंडित नेहरू की मृत्यु हुई उस टाइम में जो प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए जो उत्तराधिकारी की बात हुई उसमें भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी दिखी। लेकिन कुछ जो सत्ता मैंने आज़ादी के आंदोलन के समय से उसमें इन्वॉल्व थे और उनका काफ़ी एक मजबूत पकड़ थी, वो लोग इनको लाल बहादुर शास्त्री को एक आगे किए और उनको बनाया गया, क्योंकि वो उन लोगों को लगा कि नहीं ये एक योग्य पर्सनालिटी है जो कि हमें आगे देश को बढ़ा सकता है। और नो डाउट उसको आगे बढ़ाया और मजबूती से बढ़ाया शास्त्री जी ने। फिर शास्त्री जी का ताशकंद का समझौता में ताशकंद में जाकर के उनकी एक मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद वो एक मिस्ट्री बन गई। उस पर भारत सरकार कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाई कैसे हम उसको टैकल करें। और मरने के बाद यहाँ जो शव आया ना वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ ना यहाँ, वो भी एक विवाद का विषय है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो देखा जाए कि शुरू से ये सब कहने का मतलब शुरू से ही कांग्रेस का जो रहा धूल मूल का रहा है वो तुष्टीकरण की रही, हमारी सत्ता किसी तरह बचे रहे। अगर मुस्लिम को वर्ग है उनको हम कैसे अपने पाले में, उनका 15-17% जो वोट है कैसे मुझे मिले, बस वो राजनीति हुआ। हम सत्ता में कैसे आ जाएंगे उसकी राजनीति हुई। और कहीं से भी देश को आगे बढ़ाने की, अगर आज़ाद हुए हम तेजी से काम किए होते, एक संगठित होकर काम करते, एक टीम के रूप में काम करते, तो नो डाउट देश हमें बहुत आगे बढ़ा होता। हमारे बाद चाइना आया, नो डाउट चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो हम अपने डेमोक्रेसी नहीं तो इसका मतलब वो थोड़ी है कि वो अपना पूरी जनता की आवाज़ को ही दबा दिया। नहीं, नो डाउट उसमें बहुत सारे तानाशाही वाले काम किए, अपनी जनता को जो उनके विरोध के स्वर उठे उसको दबाया। लेकिन भारत में पॉलिसी पैरालिसिस हमें आज तक दिख रही है। निचले स्तर पर जाए, एक सिंपल से ड्रग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो उसमें आपको इतनी सारी फॉर्मेलिटी है। एक ड्रग लाइसेंस के लिए एक जो दवा बेच रहा है ना वो डॉक्टर है ना वो पेशेंट को देख रहा है, उसको क्या है दवा बेचना है, उसकी बेसिक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए क्या तो 5 साल का कोर्स आप बी फार्मा करके आइए। क्या वो मॉलिक्यूल पर रिसर्च करेगा और वहाँ पे मॉलिक्यूल को डेवलप करके वो पेशेंट को बेचेगा? वो तो दवा बना के आ रही, वो सिंपल से ग्रेजुएट बंदा को लाइसेंस दीजिए। लाइसेंस की तो हम कोई ज़रूरत ही नहीं दिखती है। एक हमें सेल्स स्किल्स होनी चाहिए कि हम दवा को बेच सकें। एक दवा को बेचने के लिए कोई ड्रग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आज जितने डेवलप कंट्री हैं वो सारे जेनेरिक दवा के रूप में बिक रहे हैं, मॉल में बिक रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना के एक क्या करते हैं लाइसेंसिंग पुलिसिंग राज हुआ। और एक वीडियो को इतने सारे फंड दिए जाते हैं, वो क्या करते हैं उस फंड को कोई देखा है आज तक? उस फंड का कितना यूज किया, वो जो फंड आता है उसका कितना विकास हुआ है, उसके बहुत सारे पावर्स दिया। आप मुखिया को एक इतने सारे पावर दिए हुए हैं, एक मुखिया का एक वार्ड चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास वो समुचित ढंग से कर सकता है और ये समस्या ही नहीं आएगी। तो देखिए तो बहुत सारी ये है। तो कांग्रेस शुरू से ही इसी नीति पे चली है, तुष्टीकरण, माने उनकी अपनी कोई ये नहीं है, बस हमें सत्ता की वो राजनीति की है। और यही एक कारण रहा है आज जो कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है, जो हो रही है, कुछ स्टेट में छोड़ दे। अभी राजस्थान में जिस तरह से वहाँ के अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया अपने ही कलीग के साथ, वो बहुत शर्मिंदा करने वाले हैं।
और उनका इर्द गिर्द क्या रहा, मैं सत्ता पे रहूं। हमारे जो कलीग है जो मेहनत करके राजस्थान को मजबूत बनाने में किसका हाथ रहा, किसका योगदान रहा? तो ये बहुत सारी, मध्य प्रदेश में किसका हाथ योगदान रहा? लेकिन वहाँ चले गए कमलनाथ जी, और कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह मिल करके जो राजस्थान को मजबूत बनाने का प्रयास किया उसी को रास्ते दिखा दिए। चुनाव में अपने बहुत सारे वादे किए लेकिन उसको पूरा नहीं किए, नहीं करने जा रहे हैं। तो ये सारी है। अभी राजस्थान में मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ 28 में से आप 9 सीट मात्र जितने में कामयाब रहे, 19 सीट भाजपा ले गई। तो कहीं ना कहीं एक आप वहां पर रूल किए हैं और वो टोटल पूरी की पूरी सीट आपकी थी, वो आपसे टूट के विधायक चले गए, वो रिजाइन कर दी, दोबारा चुनाव लड़ने का खतरा उन्होंने लिया। कोई नहीं लेता, क्यों लिया? कहीं ना कहीं आप उसको इतना ना टॉर्चर, मैंने कहते कि आप क्या कहें, उसके लिए हम एक शब्द को ढूंढ पाना मुश्किल है। क्योंकि कोई जब छोड़ता है एक पार्टी के साथ जो अपना जीवन काल बिताया है, कुछ समय लगाया है, और जब वो दूसरी पार्टी में जाने को सोचता है, तो हम ही लोग हैं एक कंपनी में जब काम करते हैं, काम करते 4-5 साल हो जाता है, एक हम लोगों का बॉन्ड हो जाता है, और छोड़ने के वक्त काफ़ी दर्द होती है। अगर हम प्रोफेशनली अपने फ़ायदे नुकसान के लिए ना करें तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, हम एक ऐसा बॉन्ड क्यों नहीं बनाते? जब पार्टी एक परिवार है, जब परिवार में एक बॉन्ड नहीं बनेगा तो विखंडन होगा। तो उस तरह से आप लेके नहीं चले। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आज कांग्रेस, केवल कांग्रेस का मतलब केंद्रीय कांग्रेस का मतलब चाहे स्टेट में जो है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आज भाजपा में है, भाजपा में नो डाउट उनका, क्योंकि इनका कंपेरिजन हमेशा हम दो ही से कर सकते हैं, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा में है, भाजपा के आज जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने। और कांग्रेस के देखा जाए पिछले 15 साल में कितने अध्यक्ष चेंज हुए, बदले, और भाजपा में कितने, उसी से पता चल जाता है कि क्या लोकतंत्र है। एक पार्टी के इर्द, एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता हुआ कांग्रेस दिख रहा है, और भाजपा उस वो चीज़ नहीं है। भाजपा में राजनाथ सिंह हुए, जेपी नड्डा हुए, अभी वर्तमान में हुए, इसके पहले अमित शाह जी थे, अमित शाह से पहले राजनाथ सिंह थे, वेंकैया नायडू जी हुए। तो ये सारे लोग नेता के रूप में उभरे, और मोदी जी प्रधानमंत्री। तो हाँ, कोई एक परिवार को लोग कहते हैं संघ, संघ एक परिवार नहीं। संघ परिवार अपने आप को परिवार कहता है, परिवार के साथ रहता है। और संघ एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, को एकत्रित करके वहाँ पे कोई जातीय और बिरादरी और धर्म से नहीं देखा जाता है, उनके कार्ड से पहचाना जाता है। वो लोग नो डाउट कहीं भी आपदा होती है वहाँ पे वो लग के काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ नहीं दिखता। वो हर जगह वर्ग विभाजन की बात करते हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे कोई भी दल हो, वर्ग विभाजन की बात करते हैं। कांग्रेस कहता है कि नहीं, हम सेकुलर हैं, भाजपा ये है कम्युनल है। कैसे कम्युनल है? कम्युनल का मतलब क्या होता है? आप अपने हिसाब से परिभाषित कैसे कर सकते हैं कम्युनल का? एक कम्युनिटी को जब टारगेट करके बात कीजिएगा तो वो कम्युनिटी, तो भाजपा कहाँ पे कम्युनिटी को टारगेट करके बात की है, ये तो बताइए। और आप लोग मुस्लिम, ईसाई जाति में, वो चमार जाति से है तो वो कुशवाहा जाति से है, इसका इतना वोट है, ये सारे जातिवाद है, ये सारे कम्युनलिज्म है। आप एक क्या कहते हैं कि सबको सांचे के बांध करके देखा है। आपके काल में क्यों इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम का ये हुआ? आज देखिए कितने कम हुए हैं। आप ज़बरदस्ती, जो अगर 2019 में हम लोग देखें, जो सीए के प्रोटेस्ट के लेकर के शाहीन बाग में जो धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें किसने हवा दी इस चीज़ को? सीए में कहाँ लिखा गया है कि हम भारतीय मुसलमानों की नागरिकता का छीन लेंगे? लेकिन उसको डराया गया, डराया जाता है, भ्रमित किया जा रहा है। सारे विपक्ष मिलकर करते हैं। उस टाइम में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव था, केजरीवाल को अपना पोलराइजेशन करना था अपनी तरफ, मिल गए और पोलराइजेशन किए।
तो ये कम्युनलिज्म ये है, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं है। हाँ, उसमें कुछ नो डाउट भाजपा वाले ने भी उसमें कुछ शब्द बोली हैं जो कि चुनाव के दरमियान, तो उसको आप टारगेट करते हैं, लेकिन वही एक सेलेक्टिज्म जो कहता है, एक सेलेक्टिव है। तो हम मिला जुला कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस का अभी कोई पक्ष नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, भारत को कैसे हम आगे ले जाएंगे उनका कोई थॉट नहीं है। अभी जो 19 के चुनाव में जो राहुल गांधी ने सबको 7,000 रुपये देने की बात की थी बेरोजगारों को, लेकिन उसको हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, वो उनके पास उसका कोई ये नहीं था। जब भी सवाल पूछा गया तो उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और आज भी एक विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है कि हम इसको लेकर के, जबकि मुद्दे इतने सारे हैं। आज महामारी में जिस तरह से विपक्ष ने बिहेव किया महामारी के समय में, वो बहुत ही शर्मनाक है। सारे विपक्ष जहाँ जहाँ से जो मजदूर वर्ग जो पलायन किए उनको प्रवासी मजदूर कहा गया, जबकि भारत में प्रवासी कहाँ से, भारत एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे, एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, वो प्रवासी कहाँ से हो गए? क्योंकि भारत तो सबका है, बिहारी का भी है, महाराष्ट्रियन का भी है, दिल्ली वासियों का भी है, हरियाणवी का है, पंजाबियों सबका है, गुजरातियों का भी है। तो यहाँ प्रवासी सब कहाँ से आ गया? लेकिन हम वहाँ पे एक सांचे में बांध के देखें। आज दिल्ली सरकार कह रही है कि हम दिल्ली वासियों के लिए बेड सुरक्षित रखना चाहते हैं। भाई कहाँ से? दिल्ली जो गया है और कोई बिहारी है उसको बेड की जरूरत होगी तो उसको बेड नहीं मिलेगा, वो सुरक्षित रहेगा दिल्ली वासी के लिए। तो ये सब गलत है, इसकी विरोध होनी चाहिए, हम इसको सही नहीं मान सकते हैं। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अभी भटक चुकी है, अपने ट्रैक से उतर चुकी है। कांग्रेस कभी भी एक पक्षीय नहीं थी और वो अपने सुविधा की राजनीति करती थी, सत्ता की राजनीति करती थी, चाहे आज़ादी से पहले हो चाहे आज़ादी का बात हो। अगर आप इसके इतिहास को सही ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो एक ही निचोड़ आएगा कि कांग्रेस सुविधा की राजनीति की है, कर रही है और करती रहेगी। धन्यवाद।